नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है। मैं हूं विपुल सिंह और बाजार की दिशा वैसी ही जैसी चल रही है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और आज भी स्थिति वही रही। 24,480 का हाई देखने को मिला, हालांकि उसके बाद 24,341 का लो भी देखने को मिला। 24,399 का इस तरह भी देखने को मिल रहा है। 36 अंकों की गिरावट है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बियर्स के पक्ष में। 1567 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और 1034 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है और उसकी वजह से चिंताएं भारतीय निवेशकों की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे बाजार में करें तो करें क्या, और ये गिरावट कहाँ जा कर के थमेगी। और अब तो एक फिल्म आई थी कि अतिथि तुम कब जाओगे, और स्थिति अब ये है कि अब FI से लोग कह रहे हैं अतिथि तुम कब आओगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बाज़ार के अंदर देखने को मिल रही है। अब इसका उत्तर जो है मुझे लगता है आज के खास मेहमान से ही लेने की आवश्यकता है। शरद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के विशेष मेहमान। शरद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। और क्या कर दिया सर बाज़ार में, लोगों का भरोसा जो है वो लगातार जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग काफ़ी नुकसान में हैं। बीच बीच में हल्की रिकवरी भी लोगों को राहत नहीं दे रही है, क्योंकि लिक्विडिटी उन शेयरों में नहीं आ रही है, जो कि पोर्टफोलियो का हिस्सा है। काफ़ी नुकसान में है सर, आपकी पहली टिप्पणी बाजार पर। ये तो देखिए, अब इसकी कमेंट्री करना तो फिर अभी बहुत अच्छा बात नहीं होगा, जले पे नमक छिड़कने जैसा कुछ हो जाएगा। जी जी। तो लेट अस डिस्कस द वे फॉरवर्ड। तो देखिए साहब, क्यों हुआ बाजार गिरा, इसका डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। दर्शकों को जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं एक ही बात बोलता हूँ, कैरी ट्रेड की काफी संभावनाएं होती हैं। यूएस पे देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी है। चाइना में आप देखेंगे तो इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए करीब 9 ट्रिलियन युआन का पैकेज चाइना में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने दिया है। ऑब्वियस सी बात है, 2008 के दौरान हमने देखा था कि अच्छा खासा डेट टू जीडीपी हो गया था चाइना का, तो उसको कैसे रोल आउट करता है देखने वाली बात है। लेकिन ये भी समझिए कि रिजल्ट्स, बाजार बहुत हीटेड अप था, रिजल्ट जो आ रहे हैं वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आप देखें तो वैल्यूएशंस काफी महंगे थे, तो बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स में रिजल्ट आने के बावजूद आप देखें तो बुलिशनेस बनी हुई है। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब अगर आप डेटा को देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा एडवाइस कर देता हूँ, उसको आप देख करके आप थोड़ा ध्यान लगा लें। देखिए, अगर आप देखें तो मंडे के बाद, लास्ट मंडे के बाद जब 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया, तो एफआई ने बेचा नहीं, एफआई ने सिर्फ खरीदा बैंक निफ्टी, क्योंकि एचडीएफसी के रिजल्ट आए, एफआई बुलिश था, लगातार बैंक निफ्टी खरीद रहा था, क्लाइंट्स ने बाजार को गिराया। और अब देखें आप, जो आज की कंडीशन है वो बहुत ही क्लियर है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो 51,000 से 51,500 में एक अच्छा बेस बना हुआ है 30 तारीख की एक्सपायरी के लिए। मतलब ये जोन बैंक निफ्टी गिव अप करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो 51,600 से लेकर के 52,000 तक एक कॉल राइटर का बेस बना हुआ है। मजा तब आएगा, आपको अच्छा तब लगेगा जब 51,900 के ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी 30 तारीख को क्लोज ले और कॉल राइटर की पोजीशन 52,000 की कटे, तो आपके दुख दूर होंगे, हमारे सबके दुख दूर होंगे। इन दैट केस आपको एक अच्छा ट्रैक्शन बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, लेड बाय एचडीएफसी बैंक, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ ध्यान रखिएगा। जब कभी मैं देखिए 3-4 महीने से जून के फर्स्ट वीक में आईटी खरीदने को बोला था आप लोगों को सबको, देखिए विपुल जी के शो में, उसके बाद देखिए किस तरह से मूव आया। और देखिए उसके बाद से आप देखिए तो आईटी अच्छा खासा 30-35% चला है, अभी भी आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे। अब आप निफ्टी को देख लीजिए, तो निफ्टी का सबसे बड़ा दर्द आज की डेट में क्या है कि निफ्टी में अभी भी कॉल राइटर पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। 24,400 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है। आप उसके बाद देखें 24,450, 24,500 सारा आपका कॉल राइटर का बेस है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो केवल इकलौता जो एक लोन एफर्ट डालने वाला आदमी है, वन सिंगल वॉरियर, वो है निफ्टी आईटी, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, मैं जून से लगातार इन स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं, देखिए किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखिए सब चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बुलिशनेस बनी रहेगी। निफ्टी आईटी में मैं आपको एक बात बता दूं, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। अगस्त के बाद से इसका ब्रेकआउट आएगा तो और भी बड़ा मूव आपको निफ्टी आईटी में मिलेगा।
तो आईटी में अगर आप हैं सिलेक्टिव काउंटर्स में तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी में वीकनेस है, शायद कुछ समय और परसिस्ट करे। कब तक करेगी? जब तक ये कहीं 24,500 को तोड़ करके ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा तब तक निफ्टी में आपको वीकनेस मिलेगी। तो दो ब्राइट पॉइंट्स आपके पास है, निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी में सिलेक्टिव काउंटर्स। वहां आप अगर आप हैं तो आपको थोड़ा फायदा होगा। और इसके बाद ड्यूरिंग द शो मौका मिलेगा विपुल जी के साथ, तो मैं और भी स्टॉक्स आपको सेक्टोरली डिस्कस करूंगा। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे शेयर हैं, काफ़ी सारे शेयर ऐसे भी हैं जिसमें कि लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं। सवालों की झड़ी लगी हुई है आपके लिए। और यादव जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने पूरा नाम अपना नहीं भेजा है, यादव के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि बीएचईएल के अंदर ऐड करना चाहते हैं। क्या ये वक्त ऐसा है जबकि हम कुछ शेयरों को ऐड करें, या फिर अभी खास तौर से पीएसयू से दूरी बना करके ही रखनी चाहिए? बीएचईएल में आज 2.25% की बढ़त देखने को ज़रूर मिल रही है। 228 229 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक महीने में 19% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। शार्प गिरावट रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? क्या ये 335 के बाद से अब 214 228 पे आ चुका है? क्या फ्रेश एंट्री की जगह है कोई? जी तो जी तो आप जी आपने किसी स्टॉक का नाम लिया कि आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं नहीं विपुल जी? नहीं, बीएचईएल का नाम लिया है सर। अच्छा, बीएचईएल पे बीएचएल, इनका जी प्रश्न मैं है। सुन नहीं पाया। जी जी जी, जी मैं सुन बीएचईएल नहीं पे पाया, प्रश्न है। जी 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 माफ जी कीजिएगा। जी जी जी। जी तो देखिए, अगर आप बीएचएल को देखिए तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट है। अगर आप देखेंगे तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक खिसकता हुआ दिखाई दिया है। एक गिरावट आपको लेकर के आई है। इसका जो बेस था करीब 3 जून का बेस है 225, उसके पास आपको ला करके इसने खड़ा किया हुआ है। अब देखिए, रिजल्ट सीजन है, अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है तो 245 के ऊपर अगर स्टॉक कभी भी आपको पुल बैक देता है, मान लीजिए कभी भी स्विंग आता है और स्टॉक 245 तक जाता है, तो अगर 245 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिशनेस आएगी, तो आपको 284 300 तक लेकर के जाएगी। हो सकता है एक बेस इसका बना हुआ है कहीं 215 216 इस जोन में, यहां पर आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। इसके बाद एक पुल बैक है 245 तक, बुलिशनेस तब बनिएगा जब ये 245 के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है सर। अंशुल जी से जरा प्रश्न ले लेते हैं। अंशुल जी का, अंशुल जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर। शरद मिश्रा जी सर कह रहे हैं कि शरद मिश्रा सर के रिकमेंडेशन पर मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर लिया था 280 पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दबाव यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में सर जो रैली आई थी मझगांव डॉक के अंदर या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर, उसमें इसने पार्टिसिपेट उस तरीके से नहीं किया। अभी 216 पे चल रहा है, 280 के ऊपर की इनकी खरीद है। क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? क्या एवरेज करें, अभी होल्ड करें, नुकसान बुक करें, बने रहें? क्या करना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन पे? जी तो देखिए, पहले तो मैं ये डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन को मैंने कम से कम 5 साल के लिए आपको रेकमेंड किया था। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको उस वक्त भी जिक्र किया था कि करीब $80 बिलियन के आसपास जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका 70 से 80% जो टैरिफ है वो चाइनीज कंपनी को जाता है। आप देख रहे हैं सरकार काफी एफर्ट्स ले रही है सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, सो दैट ये इन हाउस रहे, जो वेसल कंस्ट्रक्शन है इन हाउस रहे, शिपिंग कंपनीज को फायदा हो। इसके अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, इन सबको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखें तो बड़ा फ्लीट है, करीब 59 वेसल्स का फ्लीट है, 32 टैंकर है, 15 बल्क कैरियर्स हैं। करीब आप देखें तो 67% आप जो रेवेन्यू आता है वो टैंकर सेगमेंट से आता है, 13-14% बल्क कैरियर सेगमेंट से आता है। लंबी अवधि के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे 4 से 5 साल के अवधि, 4 से 5 साल के लिए, तो ये स्टॉक जरूर आपको कम से कम हमारे 500 से 550 के करीब जाते हुए दिखाई देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो बेस इसका बनता है 197 200 रुपया, तो उस जोन में स्टॉक को सस्टेन करना चाहिए। अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन स्टॉक ने दिया है 225 रुपए के जोन का। अगर 190 से 195 के जोन में सस्टेन करता है और ये दो अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को गेन करता है 225 के ऊपर, तो आपको एक पुल बैक 260 280 तक दिखाई देगा। बुलिशनेस बड़ी तब आएगी जब 280 के ऊपर चलना शुरू होगा। उस केस में आपको ऊपर की तरफ बड़े लंबे टारगेट 380 400 तक दिखाई देंगे। ठीक सर, चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ गौरव यादव जी हैं। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर, आरवीएनएल में 570 की बाइंग
80 शेयर हैं, अभी एवरेज कर लें या फिर और नीचे गिरने की गुंजाइश है, उसका वेट करें। 6 महीने का इनका नज़रिया है। इसी के साथ साथ हमारे एक और दर्शक हैं अनवर शेख साहब, वो कह रहे हैं कि तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो इस तरह के बाज़ार में भी लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। इनका प्रश्न IRFC पर है और इन्होंने 82 पर ले रखे हैं IRFC, और भी ऐड करना चाह रहे हैं। आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 2 शेयर हैं सर रेलवे के, RVNL और IRFC। रेलवे में कुछ गुंजाइश अभी लग रही है या अभी ये और टूटते हुए दिखाई देंगे? 442 के आसपास ये शेयर अभी अगर हम देखें तो RVNL का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 570 पे लिए हुए हैं। पहले तो RVNL पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। तो देखिए आरबीएनएल, अब ये अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, आपको लगता है थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, तो 410 का स्टॉप लॉस रखिए। फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा 410 का जो सप्लाई डिमांड जोन है, अगर वो टूट जाए तो आपका लॉन्ग निगेट हो जाता है, आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। अदरवाइज आप इसको खरीद सकते हैं। बुलिशनेस आएगी जैसे ही 510 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा, मुझे लगता है स्टॉक के अंदर बुलिशनेस आनी चाहिए। या आने वाले समय में इसमें बड़ा मूव ड्यू है। मुझे लगता है धीरे धीरे 640 755 तक जाएगा। अगर आप 6 महीने का समय देंगे तो 410 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल आप उसमें लॉन्ग रहिए। 510 के ब्रेकआउट की तलाश कीजिए। 640 और 755 के टारगेट के लिए करीब 50% का अपसाइड तब आपको मिलेगा। IRFC देखिए, IRFC को अगर आप देखें तो जो गिरावट देखने को मिली है, सरेंडर करेगी 117 से 130 के जोन में। एक सपोर्ट इसका बनता है, एक डिमांड जोन बनती है। इस जोन के अंदर आकर के स्टॉक सेटल होता है तो आप बिल्कुल इसको खरीदिए। मुझे लगता है अगर वहां पर स्टॉक सेटल करेगा तो एक पुल बैक आपको देगा। पहला टारगेट आएगा 150। अगर 150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 190 200 रुपए के टारगेट भी आपको IRFC में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में पॉजिटिव है। दोनों स्टॉक से पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है सर कि आपने कुछ पॉजिटिव बात की है, वरना लोग थोड़े से घबरा रहे हैं, इस समय तनाव में हैं। और जैसा अनवर शेख साहब कह रहे थे कि तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। रेलवे में सर और कोई संभावना है या यही दोनों शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या मतलब आप अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं, जो लोग, क्योंकि आपके भी हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे ऐसे जो कि रेलवे शेयरों में फंसे होंगे इस समय? तो देखिए अगर आप रेलवे में देखिए तो पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि इस पूरी गिरावट में कुछ एक स्टॉक है जिन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो उसके अंदर आप देखें तो एक BEML है जिसने बहुत ज्यादा इस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बिल्कुल। आप देखिए अभी भी 3600 का सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। 3600 से 4300 के जोन में ये स्टॉक रेंज बाउंड है। बिल्कुल इसको खरीदिए। ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा अगले 6 महीने में। यहाँ पर दावा लगा के चलिए। अगर आप ले सकते हैं तो 3600 का स्टॉप लॉस रखिए। वीकली बेसिस पर फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए 4300 कटने दीजिए। 4300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। या आपको 5200 से 5600 के भाव देगा। BEL अगर आप देखें तो ये भी बहुत ज्यादा इसने गिरावट में सहयोग नहीं दिया है बाजार को। ये भी एक बेस बना रहा है कहीं ना कहीं। आप देखें 250 260 के जोन में इसका एक बेस बनता है। 285 के ऊपर इसको निकलने दीजिए। 285 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा आपको बड़ा मूव ऊपर की तरफ, जो इसका ऑल टाइम है या 340, उसको भी तोड़ेगा, 360 की तरफ जाएगा। तो BEL पे बिल्कुल ध्यान रखिए। BEML पर भी आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं जो कि हमें भेजा गया है सुमित साहू जी की तरफ से। सुमित साहू जी नागपुर से हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने तो पूरा अपना पोर्टफोलियो ही हमें भेज दिया है, जिनमें कि हमने अभी आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे सर बात कर ली है। अभी NHPC पे बात कर लेते हैं। NHPC पर इनका प्रश्न है सर, 102 पे लेकर के अटके हुए हैं और इसने बहुत परेशान किया है, निराश किया है लोगों को, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ गए हैं। 80 के भी नीचे फिसल गया था, अभी 80 के आसपास ही चल रहा है। 2.25% की रिकवरी आज है। पहले तो NHPC पे बात करेंगे, उसके बाद से बाकी पावर शेयरों पे थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पावर शेयरों में भी लोगों की पोजीशन काफ़ी फंसी हुई है। तो देखिए अगर आप NHPC में हैं तो दर्द आपका बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा सर। बेस है 73 रुपया। अब ये इसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा स्टॉक यहाँ पर आकर के, और आपको एक पुल बैक देगा 91 रुपए से 95 रुपए तक। तो यहाँ पर देखिए आपको पुल बैक की संभावना बनेगी।
और बड़ा मूव तब आएगा जब ये 100 रुपए के ऊपर चलेगा। तो देखिए 91 से 95 100 रुपए तक का एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है। बेस है 70 से 75 रुपए का। तो पुल बैक देखिए आपको कहां तक लेके जाता है, आपकी बाय लेवल कहाँ है। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 100 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो एनएचपीसी में आप ये व्यू लेकर के चलिए। बाकी देखिए मैं कई सारे स्टॉक में आपको लगातार बिल्कुल ही बोलना चाहूंगा। टोरेंट पावर देखिए मैं बहुत समय से बोल रहा था कि इसको लीजिए बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी जी जी। और देखिए साहब यहाँ बहुत अच्छा मूव है। 2025-2026 जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो वो सारे आप देखिए जितने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है सब 50 से 60% आउटपुट पे कंपनी काम कर रही है, रिजल्ट अच्छे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे। अभी मुझे लगता है 2200 रुपए तक धीरे धीरे करके चला जाएगा स्टॉक। बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आईएक्स को आप देखिए यहाँ एक गिरावट है, लेकिन ये गिरावट 175 से 178 में सरेंडर कर जाएगी। तो जैसे ही ये गिरावट 175 178 में स्टॉक सस्टेन हो जाता है, ओवरसोल्ड हो गया है स्टॉक, और कहीं ये अगर आप करंट भाव में 185 या 200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये फिर देखिए ऊपर की तरफ मूव मारेगा। 240 का हाई तोड़ेगा, 280 तक आपको दिखाएगा। तो आईएक्स पे भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस पूरी गिरावट में पावर ग्रिड ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दिया बाजार का। बिल्कुल। अब बाजार गिर रहा था, पावर ग्रिड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। इसको 320 का भाव है, इसको सेटल होने दीजिए 340 के ऊपर। ये आपको 390 ऊपर की तरफ आप मानिए 410, 6 महीने का समय दीजिए, 6 से 9 महीने। ये सारे स्टॉक्स आपको पावर सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ। सिलेक्टिव काउंटर मैंने आपको रेलवे में शेयर किए। ये बिल्कुल सारे स्टॉक आपको बिल्कुल फायदा आप करते हुए दिखाएंगे। चौथा स्टॉक है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है, 10,000 करोड़ का आईपीओ है सर। और देखिए एनटीपीसी के रिजल्ट भी मुझे लगता है अच्छे आएंगे। मैंने मेरी अभी नजर में नहीं पड़े हैं। कोई गिरावट नहीं है स्टॉक के अंदर। ये 400 रुपए पर बेहतरीन बेस बना हुआ है। पूरा बाजार गिर गया, स्टॉक अभी भी वहीं खड़ा है। आप देखिए जैसे ही 440 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 490 530 यहां तक आपको एनटीपीसी जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चारों स्टॉक बिल्कुल पावर सेक्टर में पकड़ के रखिए। जो आपको रेलवे में 2-3 स्टॉक बताए उसको भी पकड़ के रखिए। और एक मैं कहता चल रहा हूँ, तीर्थागढ़ होगा किसी न किसी के पास सर। अगर किसी कोई ना कोई सवाल जरूर अगले 1-1.5 घंटे में आने वाला है तीर्थागढ़ के ऊपर, मुझे पूरा जी जी विश्वास है। तो जी। पहले ही बता देता हूँ सर, स्टॉक सस्टेन हो गया है। देखिए बेस बन गया है स्टॉक का कहीं 1050 के पास। बिल्कुल बने रहिए, हिम्मत दिखाइए। 1050 टूटे तभी पोजीशन काटिएगा। पुल बैक आएगा 1350 1400। देखिए वैगन सेगमेंट में खराब रिजल्ट आए थे पिछली बार, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह हो गई थी कंपनी में, तो मैनास कम हो गए थे। तो वहां पर देखिए इसलिए स्टॉक गिर गया था। और मैंने जिक्र भी किया था स्टॉक के गिरते के टाइम कि देखिए सर स्टॉक गिरने वाला है। तो जी। जैसे ही देखिए पुल बैक आएगा 1350 1400, 1400 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बिल्कुल आपको 1700 रुपए के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो 4-5 स्टॉक मैंने रेलवे के शेयर कर लिए, 4-5 स्टॉक पावर के शेयर कर लिए, यहाँ अगर आपके पास जगह आप हैं तो बने रहे, जगह है तो खरीद लें। चलिए, तो ये यहाँ पर टीटागढ़ में खरीदारी की सलाह निकल करके आई है। रेलवे के बहुत सारे शेयरों के साथ साथ अब इसको भी अपने आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी पसंद आ रहा है, इस पे खरीदारी की सलाह है। टोरेंट पावर अच्छा लग रहा है। तो ये जो है चुनिंदा शेयर जो बताए गए हैं आपको, उन पे आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। सर काफ़ी पावर ग्रिड का नाम लिया गया, काफ़ी सारे शेयरों पे सर आपने पावर क्षेत्र की बात की। एक दो शेयर और ले लेते हैं जिस पर कि सवाल हमारे पास काफ़ी हैं। एक तो सर इरिडा है और एसजेवीएन, जिसमें कि लोग काफ़ी ज़्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं, फंसे हुए हैं कि वहाँ पर क्या कोई रिकवरी आएगी या फिर एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए। इरिडा में क्या कुछ सलाह लग रही है आपकी, क्योंकि बहुत पैसे लोगों ने बनाए भी हैं और अब फंसे ही बहुत लोग हैं। जी, तो देखिए जो इरिडा का ब्रेकआउट लेवल था, आप देखें फरवरी 2024 का ब्रेकआउट दिया इसने जुलाई 24 में, और बहुत अच्छा कैपिटल भी बीच में रेस किया था फर्दर एक्सपेंशन के लिए। रिजल्ट भी बेहतरीन आए थे, डिम्स भी बहुत अच्छे थे। इसके बावजूद स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे थे उस वक्त। बाजार को आपके पार्टिसिपेंट को पैसा निकालना था, निकाल लिया साहब, स्टॉक सेटल होगा। अब देखिए स्टॉक सेटल हो रहा है आपका किस जोन में। अगर आप पूरा देखें तो जून और मई और जून में स्टॉक सस्टेन हुआ है 175 रुपए से 200 रुपए के जोन में, और यही इसका कंसोलिडेशन बेस है। इस जोन को स्टॉक नहीं तोड़ेगा तो आपको क्या करना है, 175 से 200 रुपए के जोन में आपको अपना बाय बना करके रखना है। अभी 202 रुपए का भाव है, बिल्कुल बने रहे आप। अब
आप करंट सिचुएशन में स्टॉक छोड़ने की जरूरत है। अगर आपने पहले नहीं छोड़ा तो आज भी मत छोड़े। आप स्टॉप लॉस अपना 175 रुपए के पास अपना रखें। बुलिशनेस कैसे कब आएगी? जैसे ये 220 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, आप देखिएगा इसके अंदर बड़ी मजबूती आएगी। ये 260 280 तक लेवल कम से कम आपको चलता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट भी अच्छे आएंगे क्योंकि निम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। आप लिखिए सर, रिपुल जी हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। बिल्कुल। देखिए मुझे पूरा भरोसा है, केवल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है 260 280 तक के भाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 175 का स्टॉप लॉस इसके अंदर जरूर बना के रखिएगा। स्टॉप लॉस इन द सेंस ऐसा ना हो 175 पे आप बेच दें, 175 के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे 2 4 5 दिन, तब आप बेचें। 2 4 5 दिन का वेट करें। एसजेवीएन सर, जो मेरा सवाल, जो लोगों का सवाल है एसजेवीएन को लेकर के, कह रहे हैं काफ़ी दिन हो गए, एक हमारे दर्शक हैं, आपने एसजेवीएन को लेकर के कोई राय नहीं दी है, तो एसजेवीएन पे सर आपकी टिप्पणी सर। जी, तो देखिए एसजेवीएन के अंदर सबसे बड़ा, एसजेवीएन में पिछले 30 सप्ताह में थोड़ा सा खराब हो गया है टेक्सचर, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है इसको 124 के ऊपर चलना चाहिए कभी भी। अभी तो आप इसको इग्नोर मार दें, अगर आपके पास है तो आप बने रहें। उस केस में आपका स्टॉप लॉस, मतलब सप्लाई जोन, जो डिमांड जोन है वो 98 से 100 रुपए के पास का एक डिमांड जोन है। अभी 112 रुपए का भाव है, वहां पर कहीं गिरे, सेटल हो जाए तो आप देखिएगा, आप खरीदारी नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर पुल बैक आएगा तो वो 124 से 130 रुपए तक खींच के ले जाएगा। कभी भी ये स्टॉक, अभी 112 का भाव है, 124 के ऊपर सेटल होता दिखाई दे, अच्छे से 2 4 दिन सेटल हो जाए, नई एंट्री भी आप कीजिए, या आपको धीरे धीरे 150 160 की जोन तक ले जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस सब के बीच में हमारे साथ इस समय यूट्यूब के माध्यम से 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव इस समय देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारा जो ऐप है उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को अगर आप लगा सकते हैं तो बिल्कुल अवश्य लगाइए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुँच हो सके और इससे जो है हम लोगों को बड़ी ऊर्जा मिलती है। इस बीच हम अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और आप हमारे साथ खान साहब ने सवाल भेजा है, कह रहे हैं हेलो विपुल जी, आदाब, माय नेम इज़ एपी खान। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास कोल इंडिया के शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 420 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं 1 से 2 साल तक मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? कोल इंडिया अभी चल रहा है 478 के आसपास सर, और ये अभी 1 2 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं इसे, क्या होल्ड करना चाहिए? 420 पे इन्होंने लिया हुआ है, 478 का भाव है, प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है, बहुत कम लोग प्रॉफिट में है सर। खान साहब इस समय प्रॉफिट में है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो देखिए खान साहब, 460 465 ये जो भाव है, ये इसका स्टॉक का टूटने को तैयार नहीं है। इस बाजार की गिरावट में भी मई के बाद से इस जोन को तोड़ा नहीं है स्टॉक ने, जी और कई बार इस जोन को टेस्ट किया, इस वीक में भी इस जोन को टेस्ट किया, फिर भी तोड़ा नहीं, सेटल कर रहा है। तो बिल्कुल टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है कोल इंडिया का। मुझे लगता है जैसे ही 500 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, 477 का भाव है, 500 के ऊपर सेटल कर जाए, बिल्कुल बड़ा बुलिश मूव आएगा। ये धीरे धीरे 540 560 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए वो आप लोगों, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, जो भी 1000 लोग हमको देख रहे हैं और ज्यादा भी जो जो बाद में देखेंगे, जी देखिए अगर आपने जून से लेकर के सितंबर तक का पेन ले लिया सर, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब वो समय आ गया है जब आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। सारे स्टॉक्स देखिए, जितने भी स्टॉक में डिस्कस कर रहा हूं, जहां वीकनेस होगी आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्टॉक्स इन मोर और लेस स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर क्या, अब आप पोजीशन छोड़े नहीं, अब आप पोजीशन से बने रहें। नया बाय अगर आप पीएसयू को ही करना चाह रहे हैं तो करें, और अदरवाइज बहुत सारे ब्रॉडर मार्केट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वहां भी आपको खरीदारी के अच्छे मौके मिलेंगे। तो कोल इंडिया में बिल्कुल बने रहे, 500 के ऊपर निकलने दें, 540 560 के टारगेट आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये राय यहाँ पर इस निकल करके आती हुई अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और हम रेणु सिंघल जी ने सर सवाल भेजा है कैनरा बैंक को लेकर के, और इनके पास 109 के भाव पर 100 शेयर कह रही हैं कि हैं अभी इनको। सर बैंकों को लेकर के ज़रा थोड़ा सा अपना व्यू बताइए। बैंकों ने बहुत परेशान किया, ख़ास तौर से पीएसयू बैंकों ने, मिड कैप पीएसयू बैंकों ने। अभी क्या करें सर? बीच बीच में जैसे आज थोड़ी सी रिकवरी आई बैंकों में, पर वो रिकवरी कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है, ये उत्साह नहीं दे पा रही है कि आगे अच्छे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जो कंसर्न है वो बने हुए हैं बैंकों को लेकर के, ख़ास तौर से अब
जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, डिमांड उस तरीके से नहीं आ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ को लेके कंसर्न है, क्या करें अभी बैंकों को लेकर के, और कैनरा बैंक पे आपकी राय? जी, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, यूको बैंक और यूनियन बैंक का रिजल्ट बेहतरीन आया है। हम्म। पीएसयू बैंक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ भी आ रही है, निम्स में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सिग्नल है कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हो सकता है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अच्छे रिजल्ट आए। साइज में बड़े हैं बैंक्स वीजा वी दूसरे पीएसयू, लेकिन इसके बावजूद अगर आप जो क्यू मिल रहा है, सिटी यूनियन बैंक के रिजल्ट आए, ईयू स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट आया, यहाँ पर देखिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा, अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मैं आपको एक वानगी बताता हूँ, सिटी यूनियन बैंक का रिजल्ट देखेंगे तो आप देखिए अर्निंग्स पर शेयर जो पिछले क्वार्टर में 3.57 रुपए थी, वो बढ़ के 3.85 रुपए हो गई है। ग्रॉस एनपीए में घटा दिखाई दिया। रिटर्न ऑन असेट 1.59% आया, यहाँ करीब 8 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिखाई दिया। वाई डिपॉजिट में 9% की ग्रोथ आई है। छोटा बैंक होने के बावजूद देखिए एडवांसेस में करीब 12% की वाई ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और ये लगातार सारे बैंक्स में निकल के आ रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो इसलिए देखिए अगर आप एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद, एफआईआईज ने बेचा नहीं है बैंक निफ्टी को। मैं तो बहुत क्लोजली डेरिवेटिव्स का डेटा शेयर करता हूं विपुल जी, आपसे कई बार मैंने डेटा शेयर भी किया है। बिल्कुल 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 सर। लास्ट फ्राइडे मंडे के बाद एफआईआई ने बैंक निफ्टी को बेचा ही नहीं है, केवल क्लाइंट्स ने गिरा दिया, रिटेल क्लाइंट्स ने बाजार को गिरा दिया। एचडीएफसी बैंक अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है बैंक यहाँ सस्टेन कर सकते हैं। तो देखिए कैनरा बैंक में बुलिशनेस आएगी 105 रुपए के ऊपर। अभी इसका भाव है 98 रुपया। तो देखिए जो मूव इसके अंदर शुरू हुआ था करीब 23 जनवरी के आसपास, वो 93 रुपए के आसपास ब्रेकआउट आया था। स्टॉक 125 रुपए तक चला गया था। ये जो जोन है 93-95, ये इसका अच्छा बुलिश बेस है। अभी 98 का भाव है, तो 93 से 98 यही इसका बुलिश बेस है। अगर आप थोड़ा रुक जाए, थोड़ा 105 के ऊपर निकल ले, अगर आप हैं तो बने रहे, 93 का स्टॉप लॉस लेकर के बने रहे। और अगर मान लीजिए नए कोई पोजीशन लेना चाहते हो तो 105 के ऊपर सस्टेन होने दें। 105 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 125 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। भले आप फ्यूचर्स में खेलिए, भले आप कैसे भी करिए, रोल ओवर करिए पोजीशन, 20% का अपसाइड आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आएंगे, अपने आप आपको दिख जाएगा कि 105 के ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर पूरे बैंकिंग पर और कैनरा बैंक के बारे में दी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक आईपीओ आया था हुंडई का। एग्ज़ाम स्पेशल साहब कह रहे हैं कि हुंडई से निकलना है कि नहीं। अब ये बताइए कि क्या करें जिन लोगों ने अब आईपीओ में अप्लाई कर दिया था। बहुत लोगों के सपने थे कि कहीं पर किसी भी आईपीओ में पैसे लगाते हैं, आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं होती है। तो जिसने लगाया था सबको जो है हुंडई मोटर में अलॉटमेंट मिल गया और लिस्टिंग हुई। आज सुबह ये पॉजिटिव था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल फिर दबाव जो है, माफ़ कीजिएगा, ये शायद वहाँ बाहर का भाव है। साउथ कोरिया में भी लिस्टेड कंपनी है। अभी क्या करना चाहिए सर हुंडई को लेकर के? क्या इस समय रणनीति अपनाई जाए हुंडई मोटर को लेकर के? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए जब आईपीओ भी आया था उस दौरान भी शेयर किया था कि आप पैसा उठा करके अपने पेरेंट को दे रहे हैं, ओएफएस ला रहे हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं यूज कर रहे हैं। देखिए जब कभी भी आईपीओ आता है, मेरा डिस्कशन होता है, तो मैं इस बात पे बहुत एम्फेसिस देता हूँ कि पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। देखिए मेरा पैसा, आप हार्ड एंड पैसा रिटेलर्स का ले रहे हैं, एचएनआईज का, इसके बाद माफ कीजिएगा इंस्टीट्यूशंस का ले रहे हैं। अगर आप कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे तो आने वाले समय में वो टॉप लाइन में परकुलेट होगा, एक्सपेंस आउट होगा, आने वाले इनकम स्टेटमेंट्स में मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो पैसा उठा करके अपनी पेरेंट कंपनी को दे देंगे सर, तो यहाँ क्या करेंगे? आपका ईवी का मार्केट शेयर 4-4.5% का है। आप देखिए टाटा मोटर्स का अगेंस्ट आप प्ले कर रहे हैं, महिंद्रा का अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। आप लिस्ट कर रहे हैं 25-26 के पीई के आसपास, और मारुति भी 25-26 और महिंद्रा 35 और टाटा मोटर 10-12-15 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप कैसे लड़ेंगे सर उनसे? आप समझिए आपके पास कोई क्या रैशनल है उसका, आप इस बेसिकली ओएफएस का। तो इसलिए देखिए बाजार ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया। थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा ईवी में कुछ काम करते थोड़ा। और आप देखिए सिक्वेंशियली भी अगर आप 2020 से देखें तो पर्सनल व्हीकल में भी मार्केट शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। हुंडई का मार्केट शेयर महिंद्रा टाटा मोटर्स लेके गया। तो देखिए थोड़ा सा डीप डाइव कीजिए डेटा के अंदर, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
अगर आप हेलमेट है कि नहीं साहब, मुझे इंटर के आईपीओ को होल्ड ही करना है, मतलब अभी जो है शेयर को होल्ड ही करना है, तो एक 1800 के पास स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, जो कि लिस्टिंग का डे लो था। अगर वो टूट जाए तो पोजीशन काट दीजिएगा। अदरवाइज बुलिशनेस तो तभी आएगी जब ये अपना अपना ऑल टाइम हाई 1970 को क्रॉस करेगा। इसके बाद ही इसमें बुलिशनेस आएगी। किसी डीआईए ने, इंस्टीट्यूशन ने खरीदा होगा, कोई ब्रोकर अच्छी रिपोर्ट देगा तो स्टॉक चल भी सकता है, लेकिन चलेगा तो और भी महंगा होता जाएगा, और चलने का कोई रैशनल होना चाहिए जो भी दिख नहीं रहा है। चलने का कोई रैशनल है नहीं, तो अब देख लीजिए क्या करना है। बाकी आपको स्टॉप लॉस बता दिए गए हैं। सूरज यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं, और कह रहे हैं सूरज जी कि सर मेरे पोर्टफोलियो में 12% का लॉस हो रहा है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे शेयर बताए हैं, 2-3 शेयर हैं, दो पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि सीधे प्रभावित होती हैं जो युद्ध जैसी स्थिति है उससे। कच्चे तेल की कीमतें 180 पे इन्होंने लिया हुआ है। इसके पहले इनका प्रश्न है पीएफसी को लेकर के इन्होंने लिया हुआ है। पावर पे हालांकि काफ़ी चर्चा हो गई, लेकिन इनका सवाल पे शायद उत्तर नहीं मिल पाया। 472 के भाव पर पीएफसी इन्होंने लिया हुआ है, और आज अच्छा सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। 3.25% ऊपर पीएफसी का शेयर 452 का लेवल देखने को मिल रहा है। 3 रुपये का नुकसान है, कोई मेजर नुकसान यहाँ पर आपको नहीं हो रहा है। पीएफसी आरएससी दोनों में ही आज अच्छी मजबूती है। क्या करें सर, 10-20 रुपये का नुकसान है, परेशान लग रहे हैं यादव जी। जी सर, तो देखिए बिल्कुल, अगर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए। 435 पे स्टॉप लॉस लगाइए, डबल बॉटम बन गया है स्टॉक पे। अगर कोई नई पोजीशन भी लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे, सस्ता स्टॉक है। देखिए पीएफसी आरईसी में कई बार जिक्र करता हूँ, 10 से 8, 9 से 12 की पी पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं। तो देखिए काफी अच्छा अपसाइड है। ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन टाइम वाइज, एक हेल्दी प्राइस करेक्शन इसके अंदर देखने को मिला है। इसके बावजूद भी क्रुशियल सपोर्ट लेवल्स को स्टॉक ने तोड़ा नहीं है। 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे काम कर रहा है। वो जोन है 435। तो 435 का जो डिमांड जोन है वो सब्सटेंशियली कट जाए 2-3 दिन, तभी आप अपनी पोजीशन बेचिए, वरना बने रहिए। मुझे लगता है इस पुल बैक में जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके अंदर हो सकता है पॉसिबली 500 रुपए तक ये जाए पुल बैक। 500 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बुलिशनेस आएगी, फिर आपको नया ऑल टाइम हाई 600 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मान लीजिए अभी आप ये अगर रिस्क लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको एक बेहतरीन अपसाइड 30-32% का है। तो कोई नई भी पोजीशन लेना चाहे तो बिल्कुल इसके अंदर लेकर के खड़ा हो सकता है। चलिए, तो ये जो है पावर फाइनेंस पर राय निकल करके आ रही है। संदीप सिहाग जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं भाई मेरा भी सवाल ले लो, मैं एक किसान हूँ और मेरे पास एचएल के शेयर हैं। सर आपने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप ये बताए थे कि कितने शेयर हैं, किस भाव पर आपने ले रखे हैं, तो शरद जी और आपको डिटेल में थोड़ी सी जानकारी देते। लेकिन फ़िलहाल हम आपका बिल्कुल सवाल डिस्कस करते हैं। एचएल को लेकर के क्या कुछ रणनीति अभी होनी चाहिए सर, और यहाँ पर क्या मतलब जो है रणनीति अपनाई जाए? अभी अगर हम देखें तो दबाव जो है वो शेयर के अंदर काफ़ी रहा बीच में, हालांकि बीच में एचएल का नाम लिया, एचएल का नाम लिया हुआ है। और सर ये इन्होंने भाव नहीं बताया किस भाव पे लिया हुआ है। आज आधा % नीचे है, 4213 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या करें एचएल में? और एचएल के साथ साथ अगर हालांकि काफ़ी सारी डिफेंस कंपनियां बीएल को लेकर के, बीएमएल को लेकर के आपकी टिप्पणी आ चुकी है, अगर बीडीएल पर भी अगर आप बताएं तो अभी क्या सलाह रहेगी एचएल को लेकर के? जी, तो देखिए अगर एचएल को आप देखिए तो अच्छी बात ये नहीं है कि स्टॉक सस्टेन नहीं किया है। मुझे उम्मीद थी कि 4500 के ऊपर सस्टेन करेगा, स्टॉक ने सस्टेन नहीं किया। अब क्या है, स्टॉक में दोबारा गिरावट है। बेस कहां पर है? बेस स्टॉक का बनता है कहीं 3900 रुपए के आसपास। देखिए महंगा है स्टॉक, पहले भी कई बार ये जिक्र हुआ है कि एचएल काफी महंगा स्टॉक है। 34-35 के पी पर काम करने वाला स्टॉक है। मान लिया कि 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 29% का है, ठीक है साहब। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, थोड़ा रिलेटिवली अगर आप देखें बाजार के हिसाब से, तो थोड़ा सा बाजार को थोड़ा सा महंगा लगता है। अच्छी ऑर्डर बुक है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टॉक के अंदर एक बिकवाली देखने को मिल रही है। बेस कहाँ है? बेस है 3900 रुपए के आसपास, और अभी इमीडिएट जो इसका इमीडिएट बेस है वो है करीब 4100 रुपए के आसपास। तो 4100 से 3900, मतलब 3900 से 4100, ये जो जोन है ये इसका सपोर्ट जोन है। इस स्टॉक को इस जोन में जाके सस्टेन करना चाहिए। और बुलिशनेस कब आएगी? कोई भी टेक्निकल पुल बैक आता है तो वो 4500 रुपए तक आएगा।
मैं बुलिश ना बोलूंगा जब ये 4500 रुपए ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर जाएगा। अगर 4500 रुपए के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर जाए, तब आप मान के चलिएगा कि स्टॉक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 5500 रुपए की तरफ दौड़ लगाएगा, तब 20-21% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो 3900 से 4100 के बीच में कंसोलिडेट होते हुए आप देखिए, इसके बाद ही आप इस पे अपना निर्णय लीजिए। ठीक सर। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु जी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते हिमांशु जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बढ़िया है सर, हरिद्वार से बोल रहे हैं, उत्तराखंड से। हरिद्वार से बोल रहे हैं। चलिए, प्रभु की नगरी से आप बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मैंने टाटा पावर के शेयर ले रखे हैं 455 पे। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर इनको कर सकते हैं, साल भर तक तो कर सकते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है सर कि आप का व्यू एक थोड़ा सा लंबी अवधि का है, और 10-20 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है, 20 रुपए का। लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं और जिस कंपनी में आप निवेशित हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्या कुछ सलाह रहेगी सर? टाटा पावर शायद हम लोगों के की चर्चा में शायद मिस हो गया था, पावर क्षेत्र पे इनका जी, प्रश्न आया बता हुआ देता है। हूँ। जी जी जी, जी। क्या करना चाहिए? तो देखिए, बेहतरीन एम्बिशियस केपीएक्स प्लान है 20,000 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर 25 में, जिसमें रिन्यूअल में करीब 55 से 60% पैसा कंपनी डालना चाह रही। सबसे बड़ा आप देखिए ईपीएस एक्रेशन बिजनेस यही है, सबसे बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस यही है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 30% का केपेक्स ऐड करना है, और 4,000 करोड़ का कैपेक्स Q1 में डाला हुआ है, जिसमें से 40% रिन्यूअल में डाला हुआ है। आप देखिए जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन है, वहां पर देखिए एक सिग्निफिकेंट अपटेक है इंक्वायरी में, फर्स्ट क्वार्टर में भी आया था मैनेजमेंट की डिस्कशन में। और ये सारा आप देखिए Q3 Q4 में रिवेन्यू में, मतलब टॉप लाइन में परकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखिए तो Q1 में ऑपरेशन रेवेन्यू 9% जो है गया, ऊपर गया था, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3% का डिक्रीज दिखा था, क्योंकि रिन्यूअल सेगमेंट में 32% का डिग्रोथ थी। अब देखिए Q2, इसके बावजूद स्टॉक गिरा नहीं। अब ये क्वार्टर में मान के चलिए, मैं पहले से आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा कि Q की बहुत अच्छी रिन्यूअल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टॉक सस्टेन कर रहा है 415, 440 इस जोन में स्टॉक सस्टेन कर रहा है। जब तक 410 को ना तोड़े कन्विंसिंगली, तो 4 दिन उसके नीचे चला जाए, वो सप्लाई जोन को बिल्कुल ब्रीच ना कर दे, तब तक बेयरिश मत होइए, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है पोजिशनली 510, 540 के टारगेट इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, पोजिशनली 510, 540 के टारगेट आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच नितेश सिंह कह रहे हैं कि सर मेरे पास विप्रो के शेयर हैं, 23 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 419 पे, और दूसरा इन्फोसिस के शेयर 7 शेयर हैं इनके पास 1659 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी करना है तो क्या करना है? सर नतीजे हमने देख लिए विप्रो और इन्फोसिस के, दोनों के ही, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इनको नुकसान नहीं हो रहा है। विप्रो में 546, 547 का भाव देखने को मिल रहा है, इन्होंने 419 पे इनकी पोजीशन बनी हुई है। वहीं अगर हम इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस पे जो स्तर अभी देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं करीब 1865 के भाव, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 1600 के आसपास की इनकी खरीदे, 1659 की। अभी क्या करना चाहिए सर इनको, नितेश सिंह को? क्या बने रहे हैं अभी इन विप्रो और इन्फोसिस पे? और अभी आईटी के शेयरों में क्या दिग्गज शेयरों के साथ ही बने रहें, या फिर आपको लगता है जैसा अभी आप नाम ले रहे थे कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इनमें जो है पोजीशन जो है तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा इस डिस्कशन आराम से करने सर। में। जी जी जी। आप जरा ये देखिए, मैं दर्शकों को ध्यान लेना चाहता हूँ। देखिए, आप बीएफएसआई सेक्टर में विप्रो ने ग्रोथ दिया 2.7% सिक्वेंशियल ग्रोथ। यूरोप में डिक्लाइन, अगर आप अमेरिकाज में देखें तो वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आप अगर देखें टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेगमेंट की ग्रोथ केवल 1.6% सिक्वेंशियल रही है। मैन्युफैक्चरिंग में सिक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी ऑर्डर बुक भी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बावजूद स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है आईटी सेक्टर की इनहेरेंट स्ट्रेंथ। अब देखिए, आप इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसके बावजूद आप देखिए तो इन्फोसिस सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1850 के सपोर्ट से सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जैसे 1900 की तरफ चलेगा, दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान लगाएं कंपनी के रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं। देखिए कंपनी, अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखें तो EBIT 5.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
डील विद Q2 में सॉफ्टवेयर, हाईटेक, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतरीन ग्रोथ रही है। ईपीएस ग्रोथ 5.5% की सिक्वेंशियल रही है, बिल्कुल बनी रही है साहब, यहाँ बिल्कुल बने रहने की जरूरत है। कोफोर्ज में आप देखिए बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दे। ग्रॉस रिवेन्यू अगर आप देते क्वार्टर क्वार्टर 27% आप जो है माफ कीजिएगा 6.5% 6.8% की ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दी है। एबिटा देखिए तो यहाँ पर भी एक डिसेंट जो है ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है और डील विंस अच्छी है। तो देखिए कोफोर्ज है, इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम पे एम्फेसिस है, ये सारे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा काट के जरूर बना के रखिए। मैंने आपको बताया आईटी जो निफ्टी आईटी है उसमें फ्लैट पैटर्न बन रहा है जिसका बड़ा ब्रेकआउट आएगा। विपुल जी जून के फर्स्ट वीक में भी मैंने निफ्टी आईटी को लेकर के स्टॉक्स दिए थे, बोला था सर पैसा निफ्टी आईटी के में स्टॉक्स में डालिए, देखिए किस तरह का मूव वहां से आपको देखने को मिला। 35% अपसाइड निफ्टी आईटी में देखने को मिला है वहां से 30% से प्लस। तो देखिए आपको ये मूव आगे भी कंटिन्यू करेगा दोबारा, क्योंकि अगर आप यूएस के इकोनॉमी देखें तो सॉफ्ट लैंडिंग है वहां पर। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए इंटरेस्ट रेट क्यों गिराएंगे जब जीडीपी के नंबर्स अच्छे हैं। आप देखिए बीएफएसआई सेगमेंट हो, एनर्जी सेगमेंट हो, टेलीकॉम हो, सब जगह अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो आईटी एकदम अलग चलेगा सेक्टर दूसरों के मुकाबले, आने वाले क्वार्टर्स में भी, आने वाले 6 महीनों में भी। बिल्कुल वहां आपको मौका मिलता है तो डिप्स पे बाय कीजिए, वहां आपको थोड़ा बहुत पैसा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक्स मैंने आपको बता दी सर।